अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करें तो काफ़ी कुछ हो रहा है आजकल। हम ये भी देख रहे हैं कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात और तनकीद का सिलसिला भी जारी है हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुलाकातें और बैकडोर राब्ते जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्क्रीन के सामने हो रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पसे पर्दा भी चल रही हैं। तो कुछ थोड़ी सी कोशिश करेंगे जानने की कि क्या हो रहा है। साथ ही साथ इन्हीं तमाम हालात के दौरान हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात हैं उनका सिलसिला भी जारी है। कल हमने देखा कि खानेवाल में भी PP 206 पर ज़िमनी इंतखाब हुआ और मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया, इस इंतखाब को जीत लिया। PTI मुसलसल हमने देखा कि पंजाब में ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाब जितने भी हुए हैं, एक दो के अलावा तकरीबन तमाम ही वो हारती आई है। आखिर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी ने फिर भी 15,000 वोट ले लिए लेकिन PTI जो है वो यहाँ पर कामयाब ना हो सकी। कोशिश करेंगे जानने की कि क्या वाकई ही पंजाब में अपनी मकबूलियत खो रही है PTI, और PMLN आज भी पंजाब में स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो रही है या नहीं, इसके हवाले से भी गुफ्तगू। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि पसे पर्दा मुलाकात की बात हो रही है, तो जनाब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद क्या था, इसमें क्या कुछ हुआ, क्या कोई प्लानिंग हो रही है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और ओवरऑल भी जायज़ा लेंगे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब पर भी आज खूब सारे इल्ज़ामात एक दफ़ा फिर से शहजाद अकबर साहब ने लगाए हैं और उनकी जानिब से भी जवाब आए हैं। तो ये सिलसिला एहतसाब वाला जो नारा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो इजलास हुआ है उसके अंदर कहा है कि जी एहतसाब से हम पीछे नहीं हटने वाले, एहतसाब तो होगा। तो इस एहतसाब को क्या जारी रहना चाहिए, इसका क्या फ्यूचर होगा, इस पर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब पहले आपकी तरफ आते। इमरान साहब सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ही बात कर लेते हैं। हमने देखा है कि जनाब ज़िमनी इलेक्शन में PMLN एक दफ़ा फिर से कामयाब होने में कामयाब हो गई है। तो क्या PTI अपनी मकबूलियत खो रही है या फिर जनरली जो एक हमें ट्रेंड्स नज़र आ रहे थे कि ठीक है जिसकी जो सीट होती है वो जीत लेता है तो बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, बात यह है कि जो खानेवाल का ये इलेक्शन हुआ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि इसमें जो PTI का कैंडिडेट था इस दफ़ा वो कौन था, वो खातून थी जिनके मियाँ पिछले इलेक्शन में 2018 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मुंतखब हुए थे। और जो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट था वो कौन था, वो साहब थे जो 2018 में PTI के कैंडिडेट थे। मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया हुआ है कि अगर उनका कोई रुकने असम्बली फोत हो जाता है तो उसकी फैमिली को टिकट देते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए उन्होंने नहीं दिया ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर सके। निशाद डाहा साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो आपको पता है कि बागी हो गए थे, वो इनको छोड़ गए थे, उन्होंने वफादारियाँ तब्दील कर ली थी, तो इसलिए उनकी बेगम को टिकट नहीं दिया मुस्लिम लीग ने। लेकिन जो अगर आप इसके रिज़ल्ट देखें तो वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि ज़िमनी इलेक्शन होने के बावजूद आम इंतखाबात यानी 2018 के इलेक्शन से सिर्फ जो टोटल वोट कास्ट हुआ है वो सिर्फ 8% कम है। यानी वहाँ पे वोटिंग का तनासुब इंतहाई टर्नआउट अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। दूसरी बात ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उनके वोट जो थे वो 2018 में उन्हें पड़े थे, कुल जो वोट पड़े 45%, लेकिन कल के वोट में उन्हें मिले 42.8%। PTI को 41% पड़े थे 2018 में, अब कितने रह गए 30.5%। उसके बाद अगर आप देखें पीपल्स पार्टी तो वो 5.8% वोट पड़े थे 2018 में, लेकिन कल पड़े 13.5%। और TLP को पहले पड़े थे 5%, इस दफ़ा पड़े 8.6%। तो ये आप देखें इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये है कि PTI का वोट जो कम हुआ है वो पीपल्स पार्टी के वोट में इजाफे का बाइस बन गया, इजाफा हो गया। इसका मतलब क्या है कि वसीम अकरम प्लस जो हैं उनकी कारकर्दगी से अवाम खुश नहीं है, पंजाब की अवाम जो है उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं। और हुकूमत ये चाहे कोई तस्लीम करे या ना करे, लेकिन महंगाई ने और इन चीज़ों ने बहरहाल अवाम को मुतासिर किया। और जाहिर है कि PTI की मकबूलियत में एक डेंट डाला है महंगाई ने, ये आपका मानना। लेकिन क्या हिलाली साहब भी यही मानते हैं? हिलाली साहब एक ज़िमनी इंतखाब की बुनियाद पर, और वो भी एक ऐसी सीट जो कि थी भी PMLN की, उन्होंने जीत भी ली, क्या हम ये जायज़ा या ये नतीजा अख्ज़ कर लें कि PTI की मकबूलियत कम हो गई है? आप कैसे देख रहे हैं इन रिजल्ट्स को?
ये जो एक्सप्लेनेशन आई है ना जी, ये एक रैशनल एक्सप्लेनेशन की कोशिश की है इररैशनल सिचुएशन का। कभी दुनिया में आपने सुना है कि एक कैंडिडेट जो एक पार्टी का था एक इलेक्शन में, उसकी बीबी लड़ रही है, उसके मौत के बाद दूसरे इलेक्शन और वो जो हार गया वो लड़ रहा है? ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। इसलिए इधर जो है ये पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स है, वेरी लिटिल टू डू विद पार्टीज। दूसरी बात ये है, ये एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं पीपीपी के वोट्स कैसे आए हैं? मैंने तो टीवी पे देखा हुआ है, ये तो एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिधर टीवी दिखा रहे हैं कि वोट बिक रहे हैं। कुरान शरीफ रखा हुआ है, हाथ लगा रहे हैं, 3000 ले रहे हैं या 2000 ले रहे हैं, 33,000 वोट्स कैसे दिया उन्होंने, और 6,000 से 15,000 इधर कैसे मिले? या फॉर गॉड से कौन सा एग्जाम्पल पीपीपी ने सेट किया है? कौन से वोट्स हैं जो पीपीपी पीटीआई से चोरी करके ले लिया है, माने कि डाइवर्ट किया? ऑन व्हाट बेसिस? माने भाई कुछ तो करो ना कि पता चले कि 6 से 9 10,000 वोट ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? क्या परफॉर्मेंस सिंध में है? सीधी सादी बात है, खरीद फरोख्त और कुछ नहीं है पीपीपी का। और दूसरा मैं आपको बताता हूं क्यों 13 इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें से 12 जो सीट्स हैं जो पीटीआई जो नून ने जीता है, वो इसलिए जीता है वो नून के सीट्स थे। मगर एक और वजह है, आप सोचिए तो सही कि क्या हुआ है महंगाई का। ये महंगाई, ये कोविड, ये सब चीज जो ये अवाम है बेतालीम, अनफॉर्चुनेटली वो समझते हैं कि ये सब पीटीआई का कसूर है। पेट्रोल के प्राइसेस, घी के प्राइसेस, लेंटल के प्राइसेस, हर चीज जो है ये इमरान खान का कसूर है। तो जाहिर है भाई ऐसे वक्त में तो उसको कम वोट मिलेंगे, मगर इतने भी कम नहीं मिले। उन्होंने ऐसा कुछ ड्रामेटिक उनका फॉल नहीं हुआ है। ये परसेंटेजेस जो वर्कआउट करते हैं, इस परसेंटेज पे मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि 10-15 हजार वोट्स जैसे हर मेजर इलेक्शंस में होते हैं, वो धांधली के वोट्स थे, वो डबल वोटिंग थे, वो फेक वोट्स थे। जो इलेक्शन कमीशन, जो हर इन्विजिलेटर जो जाके हमारे इलेक्शंस देखता है, उसको भी पता है कि 20-30 हजार वोट्स हर इलेक्शन में ऐसे होते हैं, और जब ये दूसरे इलेक्शंस होते हैं तो 10-15 हजार ही होते हैं। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ये सब फज्ड हैं। बात सीधी सादी ये है कि परसेप्शन पाकिस्तान में ये है कि पीटीआई नहीं परफॉर्म कर रहा है, महंगाई, कोविड और इस वजह से। और लेकिन उसकी रीजनिंग जो है वो अलग है आपके ख्याल से? नहीं, चलिए आप कर लीजिए। अगर ये मामला खत्म हो जाए, अगर ये ना हो, महंगाई कम हो जाए, कहते हैं 1.5-2 साल में कम हो जाएगी, अगर कम हो जाए तो फिर अलग शायद फैसला हो। क्या ख्याल है आपका? 1.5-2 साल तो बहुत ज्यादा है, वो तो भी वैसे अगले 6 महीने 4 महीने भी कहते हैं। लेकिन इमरान साहब एक चीज में थोड़ी सी ऐड कर दूं, जो इलाली साहब बात कर रहे थे खरीदो फरोख्त की, जो वज़रा का भी इस पे मौक़िफ़ आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है, और उन्होंने कहा कि हम तो ये भी सोच रहे हैं कि इसकी तहकीकात करें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर वो सिर्फ सोच रहे हैं तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है। भाई आप हुकूमत में आप कराएं तहकीकात, आपको करवानी चाहिए अगर धांधली हुई है तो। दूसरी बात ये, हिलाली साहब अभी फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून अपनी ही सीटें जीती है। मुस्लिम लीग नून 3 ऐसी सीटें जीती है जो पहले पीटीआई की थी और अब मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं 3 सीटें। दूसरी बात ये कि ये जो मामला है पीटीआई का, क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही धांधली करती है? अलमिया ये है हमारी सियासत का और इस तर्ज हुकूमत का, इस निज़ाम का, कि यहाँ हर सियासी जमात धांधली करती है। हारने वाली नहीं, हारने वाली तो इल्ज़ाम लगाती है ना, लेकिन हारने वाले और जीतने वाले तमाम सियासी जमातें धांधली करती हैं, और जहाँ जहाँ इनका बस चलता है वो धांधली करते हैं। कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कि जो ये कहे कि जी हम तो 100% ईमानदारी से इलेक्शन लड़ते हैं, हमने तो कभी धांधली की नहीं, ना धांधली करने का सोचा है। असल बात पता क्या है? असल बात ये है जिसका आपने इंट्रो में जिक्र किया था कि कुछ चीज़ें हैं जो स्क्रीन के सामने हो रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जो
पर्दे के पीछे हो अच्छा, उस पर मैं आती हूँ। हाँ जी। अगर मुझे थोड़ा सा मौका दे दें हिलाली साहब, एक तो इस पे कुछ शायद मजीद कमेंट करना चाह रहे हैं, वो कर लें, फिर इसको हम थोड़ा सा मुलाकातों की तरफ भी लेके जाते हैं। लेकिन हिलाली साहब, आमतौर पे वैसे ट्रेंड तो ये हमने देखा था कि जो रूलिंग पार्टी होती है तमाम बाई इलेक्शंस जनरली वही जीत जाती है, लोग तो उनको ज़्यादा वोट देते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो उल्टा ही हो गया है कि PMLN ने तो PTI की भी सीटें जीत ली हैं, जैसे इमरान साहब ने भी बताया कि 3 सीटें उन्होंने जीत ली उनकी। आपकी पहले तो 3 नहीं है, 2 है मेरे ख्याल में। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये जो कंडीशंस इस वक्त हैं इलेक्शंस के, इसको आप बिल्कुल फैक्टर इन नहीं कर सकती। आप तो ऐसे बात कर रही हैं कि नॉर्मली हर चीज नॉर्मली चल रहा था और एक इलेक्शन हो गया। आपने सुना है कोविड एक चीज होती है, आपने सुना है इन्फ्लेशन जो हो रहा है दुनिया में, जो इंडिया में 14% है आज, इसके बारे में सुना है आपने? तो आप पूछती हैं आपका सवाल ऑन द बेसिस कि हैरान हो जाना हम चाहिए? नहीं, इलेक्ट्रेट रिस्पॉन्ड करते हैं कि उनकी क्या हालत है, एंड इट्स अ टेरेबल कंडीशन जो उनका हालत है। आप देखिए बलोचिस्तान में डॉक्टर्स 2 महीने से निकले हुए हैं, उधर कोई सर्विस नहीं है बलोचिस्तान में, मेडिकल सर्विस नहीं। क्यों? उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। क्यों? पैसे नहीं है। क्यों? नुकसान हो रहा है एवरीवेयर, तबाहियां हो रही है इकोनॉमी में। तो ये अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस है। अलाउ फॉर दैट और देखिए प्लीज अलाउ फॉर करप्शन। लेकिन अगेन आपकी बात को मैं तो बोरो कर रही हूँ हिलाली साहब, आपका आर्ग्यूमेंट, लेकिन बात वही कि जो जिन्होंने वोट कास्ट करने हैं, फैसला तो इन दी एंड वोट से होना है। अगर वोट कास्ट करने वाले वो फैक्टर्स को नहीं अलाउ कर रहे तो फिर हम कैसे बैठ के कर सकते हैं? लेकिन ये दैट्स गुड कि आप उसको डिस्क्राइब करें। PTI हमेशा ये कहती है, हिलाली साहब भी कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जी जो शहरों को आप छोड़ दें, जो कस्बे हैं, जो छोटे शहर हैं जहाँ ज़िम्मेदार है, उसकी हालत तो बड़ी बेहतर है, फसलें बम्पर क्रॉप हुई है। तो ये जो पर्टिकुलर हल्का था, इसमें तो फिर PTI को बड़े मार्जिन के साथ जीतना चाहिए था अगर वहाँ का अवाम इतने ही खुशहाल होते। लेकिन फिर इशू वही है जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है, और उसकी वजूहात में जाए बगैर लोग ये समझते हैं कि जो हुकूमत है वो रिस्पांसिबल है कि उसे रिलीफ दे। असल इशू ही ये है, असल इशू ही ये है कि लोग, वो चाहे लाली साहब उसको गैर तालीम याफ्ता के, चाहे गैर मुहज़्ज़ब के, लेकिन एक आम आदमी जो है उसको फर्क इन चीजों से नहीं पड़ता। एक आम आदमी ये सोच रखता है, वहाँ खानेवाल में बैठा, बिहारी में बैठा, सखड़ में बैठा, नौशहरा में बैठा, उसका दिन कैसे गुजरता है मुश्किल से, वो रोटी पूरी करता है कि नहीं? बिल्कुल वो ये समझता है कि आटा किस्मत। हाँ जी, नहीं, मैं मानता हूं इमरान, मैं मान रहा हूं जो तुम्हारी बात है। आम आदमी इस मुल्क में वो ये भी नहीं परवाह करता है कि 3000 सफ़े का एविडेंस दिया गया है एक फैमिली के खिलाफ जो इस वक्त इलेक्शन में आ रहे हैं, और वो 3000 सफ़े का फैमिली वो जो एविडेंस है, जिधर चौकीदार से हर फैमिली को जा रहा है, जिधर एक आदमी मर भी गया था, तो लगता है कि बैंकर्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, उनसे भी हमारे इलेक्टोरेट को कोई असर नहीं पड़ता है कि भाई द प्रिजम्पशन है कि ये आदमी चोरी कर रहा था। हमारे इलेक्टोरेट को कोई चीज हिलाली साहब, मैं कर्ज करूं 3000 सफ़ों की जगह अगर सिर्फ 3 सफ़े भी होते तो आवाम को फर्क पड़ता अगर उसकी बिना पे उनसे दौलत वापस ले ली जाती। अरे यार, यकीन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हिलाली साहब मेरी गुजारिश सुन लें, मैं आपकी बात बाय कर रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन यहाँ बैठे मैं और आप अपनी बात कर ही नहीं रहे, हम तो आवाम की बात कर रहे हैं। तो आवाम जो है हमारे वो ये समझते हैं कि अगर उन्हें 3000 सफ़ों से कोई मतलब नहीं, उनके लिए 3 सफ़े ही काफ़ी थे अगर उनको ये बताया जाता है कि इतने अरब रुपए आ गए हैं और सजा होती। लेकिन वैसे हमने तो ये भी देखा है कि सजा हो भी जाए तो लोग फिर भी मान लेते हैं। नहीं हिलाली साहब, हालत बेहतर होता तो वो उसको भी बर्दाश्त कर लेते।
नहीं, सीधी बात करें ना। नहीं, एक और बात भी है लाली साहब, यहाँ पर तो इस तरह की शख्सी सियासत होती है कि सजा भी इवन हो जाए तो लोग फिर भी उन्हीं के गुण गा रहे होते हैं। हमने तो ऐसा भी देखा है, ऐसा नहीं है कि कोई हमें ये अचंभा है, हमारे लिए हैरत की बात है। लेकिन आपने जिस तरफ इशारा किया है, मैं थोड़ा अब उसी तरफ डिस्कशन को ले जाती हूँ। इमरान साहब, आज फिर शहजाद अकबर साहब आए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक इजलास हुआ है उसमें भी उन्होंने बड़ी एहतसाब पर बात की है और कहा कि नहीं छोड़ेंगे। अब ये नया जो मामला है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जिसमें आज काफ़ी बढ़ चढ़ के वो बता रहे थे, इनका भी आप इंजाम वही देख रहे हैं जो इससे पहले केसेस और बहुत सारे जो दस्तावेजात का हुआ है कि उसका ज़ाहिर हमें उस तरह से सॉलिड रिजल्ट तो नज़र नहीं आया। क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा शायद कोई थोड़ा सा हलचल ज़्यादा हो? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनका भी वही हशर होगा जो पहले हुआ था, तो फिर ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। अच्छा। हिलाली साहब अभी मेरी बात ये मानेंगे, ये क्या है, ये अवाम के पास एक अपना बयानिया लेके जाने की कोशिश है कि इमरान खान साहब ये कहना चाहते हैं अगले इलेक्शन में कि जनाब देखें, मैंने आखिरी दम तक ये कोशिश की कि मैं एहतसाब कर सकूं। वो जो एहतसाब का अपना बयानिया है उसको अब दोबारा लेके इसलिए चल रहे हैं कि अमलन वो एहतसाब कर नहीं सके। ठीक है, इसका मतलब है अगले इलेक्शन का भी नारा उनका यही होगा। उनका यही नारा होगा और वो ये कहेंगे, अब सुन ले, वो ये कहेंगे कि क्योंकि मैं मजबूर था, मैं इत्तेहादियों पे डिपेंड करता था, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने उस तरह से काम नहीं करने दिया, ये मामला लिहाजा मुझे अब आप इतनी अक्सरियत दें कि मैं एक दफा फिर आऊं और पूरी ताकत के साथ। 5 साल तो वो यही कहते रहे एस्टेब्लिशमेंट से बेहतरीन ताल्लुकात हैं, आखिर में वो कैसे कहेंगे कि उन्होंने काम नहीं करने दिया? लेकिन वैसे ये बात सही कहा। ये मैं आपको बताता हूं कि बेनजीर भुट्टो की भी ये ख्वाहिश थी कि काश के कोalition गवर्नमेंट ना होती और उनकी अक्सरियत होती। 88 में तो खैर उनको फंक्शन ही नहीं करने दिया, मगर वो उसका भी ये ख्वाहिश था। मगर गिलगिट में आपने देख लिया कि अगर लोग समझते हैं कि ये पार्टी के लिए वोट नहीं करेंगे, वो टर्नआउट आपने देख लिया होगा गिलगिट में, क्या जबरदस्त टर्नआउट था। ये सिर्फ इसलिए कि ये बताता है कि ये आदमी अभी तक पॉपुलर है, ऑन द होल इसको ईमानदार समझता है। मगर कहने की बात यह है कि हमारे लोगों को, और शायद आप कहेंगे कि वो सही है, उनको किसी चीज का परवाह नहीं है ऑर्डिनरी मैन को, एक्सेप्ट कि जब मैं घर जाता हूं मेरे पास इतने पैसे ज्यादा हैं या कम है। इस पीटीआई के जमाने में मेरे पास कम है, मुझे मुश्किल होता है अपने फैमिली को खाना खिलाने, लिहाजा वो जो हालते थे वो बेहतर थे। यही है ना बेसिक। हिलाली साहब यहाँ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद एक कैमरामैन मेरे पास आया और उसने कहा जी मुझे बिजली का बिल आया है 40 यूनिट, और बिल आया 40 यूनिट सिर्फ मैंने पूरे महीने में खर्च किए और बिल मुझे 1400 रुपये आ गया। तो आप बताएं वहां बंदा फिर क्या करे? बिजली महंगी भी इतनी हो गई है। जब बंदे को बिजली महंगी मिलेगी, गैस मिलेगी, नई चीजें महंगी होंगी, तो वो फिर गुस्सा तो निकालेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट है, इसको हम थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे किसी वक्त के आखिर कौन सी पार्टी किस नारे के साथ जाती है। लेकिन पहले मैं जरा वो जरूर जान लूँ कि जो मुलाकातों की बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब से सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, उन्होंने मुलाकात की है। कोई खिचड़ी पक रही है PMLN पीपल्स पार्टी इकट्ठे होने की? समीना, हमारे वाकफा ने आज जो है ना, उनके मुताबिक ये सिर्फ PTI पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग को इकट्ठे करने की खिचड़ी नहीं पक रही। खिचड़ी ये पक रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से छुटकारा किस तरह से पाना। अच्छा, और सिर्फ ये सियासी जमातें ही राब्ता नहीं करती, कुछ और भी अहम लोगों की मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, बल्कि मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। ये जो मियाँ नवाज शरीफ ने ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ होंगे, उनके मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार, तो ये भी कोई ऐसे ही नहीं हुआ। और दूसरी ये बात कि आप देखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज फिर एक दफ़ा जो अपनी तोपों का रुख खास तौर पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तरफ किया है, तो उसकी भी वजह वही है जो मैं आपको पिछले आपके सवाल के जवाब में कह रहा था। ये इतनी ज़्यादा इस वक्त मूवमेंट हो गई है, इस तरह की खिचड़ी बन गई है कि ये जो कहा जा रहा है कि मार्च तक कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा, हो सकता है मार्च से भी पहले हो जाए, लेकिन मार्च तक की ये जो डेट दी जा रही है,
तो ये जो मामला है, अगर अगर हम तक, मुझ तक, हिलाली साहब तक या दूसरे तज्जियाकारों तक ये खबरें आती हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास भी तो आती होंगी। लिहाजा देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ इसीलिए अपनाया कि अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर उसके जवाब में उन्होंने क्या मौक़िफ़, अच्छा वो अपना नैरेटिव। हाँ जी लाली साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भी इंफॉर्मेशन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा दिया है। एस्टेब्लिशमेंट को, इस गवर्नमेंट जिसको कुछ पता ही नहीं है ज्यादा गवर्नेंस के बारे में, इन्होंने कहा अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, और हम आके तुम्हें मदद नहीं करेंगे। जो मैं समझता हूं कि इसलिए कि इनको कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है ये गवर्नमेंट को, वो अफसोस की बात है। उनको खड़े होने चाहिए मदद करने के लिए, मगर उस किस्म की मदद जो बेनेवलेंट मदद हो, ये नहीं कि उनको जिताएं और ये वो करें, बट बेनेवलेंट मदद हो। मगर अगर उन्होंने हाथ उठा दिया, और लगता है उन्होंने हाथ उठा दिया है, तो फिर ये सब बातें होंगे, बिल्कुल होंगे। और लेकिन अभी पिछले दिनों तो नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा जी नहीं एक लेट मी फिनिश, एक आखिरी जुमला मैं कहूंगा। तो आपने इससे पहले पूछा कि जब तक 3000 पेजेस के सबूत पे कोर्ट नहीं करे कुछ, तो फिर कुछ नहीं होगा। जब इस किस्म का सिग्नल जा रहा है कि भाई कोई एक किस्म की बातें हो रही हैं कि एक मेंबर फैमिली का शायद वजीर आजम के पोस्ट के लिए कंसिडर हो रहा है, तो फिर वो जो फैसला आना था वो एक मैजिकली नहीं आता है, वो फिर रुक जाता है, वो फिर कुछ और हो जाता है, कोई टेक्निकल वजह पता चल जाता है। अच्छा, इसलिए कि आप देखेंगे कि दुनिया में, और मैंने बिल्कुल वही एविडेंस जो कोर्ट में प्रेजेंट किया है, मैं एक गोरे को प्रेजेंट किया इसलिए कि मैं गोरों के साथ गया यूनिवर्सिटी और वो 2-1 लेके लॉ पे बैठा हुआ था। मैंने उसे पूछा यार इस बेसिस पे, उसने कहा इट्स एन ओपन हुदैबिया, उसने कहा ओपन एंड शट केस। तो कहने की बात है जब ओपन एंड शट केस परमानेंटली शट हो सकता है, तो कुछ केस परमानेंटली ओपन भी नहीं होता है। और ये जो 3000 सफ़े आज जा रहे हैं, आप देखें शायद इसका भी यही नतीजा हो। बिल्कुल ठीक, इसलिए कि सिग्नल आ गई है, इसलिए कि सिग्नल आ गई। लेकिन हिलाली साहब एक जो सबसे अहम बात है ना, जो आप अभी फरमा रहे थे कि मदद करनी चाहिए। देखें अगर एक बंदा 3-3.5 साल तक आपकी गैर मशरूत तौर पे कोई मदद करे और उस तमाम तर मदद के बावजूद, तमाम तर साथ के बावजूद आप डिलीवर ना कर पाएं, तो फिर सवाल तो उठते हैं ना। हर बंदा तो फिर ये सोचता है कि यार कितनी देर तक हम ये बोझ उठाए रखें। लिहाजा ये भी चीजें तो इनके खिलाफ जाती हैं। लेकिन अभी वैसे कुछ दिन पहले तो वो हमने देखा था कि सब इत्तेहादी आगे थे वो करने के लिए लेजिस्लेशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे बिल पास होना थे जो जरूरी थे, जो रियासत पाकिस्तान के लिए जरूरी थे। राइट, अगर रियासत पाकिस्तान के लिए वो जरूरी ना होते तो शायद वो भी नहीं होते। लेकिन वजीर आजम साहब ने क्योंकि उनको अपने उसके साथ नथी कर दिया, डन हो गया। चले जी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से आते हैं तो उसके बाद ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब पे भी इल्ज़ामात कुछ आयद हुए हैं, उनके जवाबात भी आए हैं, और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाने वाले जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बारे में ये सोचा है कि हत्या के इज़्ज़त का केस उनके खिलाफ दायर किया जाएगा। क्या होगा इस मामले का, कोई रिज़ल्ट निकलेगा, या इससे पहले जैसे हमने देखा है कि पाकिस्तान में आम तौर पर इस किस्म के दावों का, इस किस्म के मुकदमात का कोई ख़ास नतीजा तो नहीं निकलता है। तो क्या हो सकता है इस हवाले से ख़ास तौर पर लॉ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब उनके जो किचन का ख़र्चा है, उनके घर का ख़र्चा बनी गाला का, वो जहांगीर तरीन साहब 50 लाख रुपए माहाना दिया करते थे, और ऐसा शख्स ईमानदार नहीं हो सकता जिसके अपने तस्मे भी खुद के ना हो। बहरहाल ये उनके इल्ज़ामात है और भी मज़ीद कुछ उन्होंने कहा, लेकिन इस पर वज़रा की जानिब से काफ़ी तरदीद भी की गई और गम गुस्से का इजहार भी किया गया। लेकिन आज जब अहम इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है कि इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि इतने तो उनके खर्चे ही नहीं है जिसकी बात हो रही है रकम की।
बहरहाल उन्होंने कहा कि इस पर ज़्यादा गुफ्तगू ना करें और ना ही इस पर कोई रद्दमल ज़्यादा दें। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ज़रूर ऐलान किया है कि जस्टिस साहब के ऊपर हद तक इज़्ज़त का दावा करेंगे। क्या इस मुकदमे का कोई अंजाम हो सकता है और क्या वजह है कि पाकिस्तान में कभी भी हद तक इज़्ज़त के जो मुकदमात होते हैं उनका कोई खातिर ख्वाह में नतीजा नज़र नहीं आता, जबकि बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि अच्छी खासी भारी रकम जुर्मानों में लोग जीत जाते हैं या हार जाते हैं। तो ये सारा मामला क्या है, इसके हवाले से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे। आज एडवोकेट शाह खावर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं एक ज़रा पॉलिटिकल कमेंट से बात शुरू करना चाह रही हूँ, फिर ज़ाहिर है उसकी कानूनी राय भी आपसे लेंगे। पहले मैं हिलाली साहब से ज़रूर बात करूँगी। हिलाली साहब, एक चीज़ जो सब ज़्यादा यूँ कह लें कि PTI बड़े फ़ख्र से खड़ी होती है जिस पर वो ये कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ईमानदार हैं। बहुत सारे लोग जो नाक़िदीन भी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो भी ये बात कहते हैं कि जी हमें इस पे कोई शक नहीं है कि वो ईमानदार हैं, बस उनसे गवर्नेंस ठीक नहीं हुई। लेकिन बहरहाल अब उनकी ईमानदारी पर भी सवालिया निशान लगाया गया है। आपको जस्टिस साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनमें कितना दम नज़र आ रहा है? जहांगीर तरीन साहब ने तो एक ट्वीट के ज़रिए उनको रद्द कर दिया। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि करप्शन इसमें क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये सच है, मिसाल के तौर पे अगर तरीन उनको 50 लाख देता है, इसमें शर्मिंदगी की बात क्या है? क्या आप समझते हैं कि गांधी जब बैठता था किसी के घर जाके उसको अपने अकाउंट से चेक भेजता था, उसके होस्ट को, मोतीलाल नेहरू को कहता था कितने लोग आए हैं चाय के लिए और ये लो मेरा खर्चा, इसलिए कि मैं 9 बजे से 5 बजे काम करता हूं, ये खर्चे के लिए? या व्हाट नॉनसेंस इज दिस कि मंडेला को आप छोड़ दें और जब वो जाता था और लाखों लोग आते थे, बैठते थे, खाते थे, दिन रात उधर खर्चा होता था, और अगर कोई मालदार सपोर्टर उनको आके पैसे देता था, इसके माने वो चोर है, दगाबाज है? भाई उसको पूछो जो पैसे देता था इनको, क्या ये बंदूक रख के पैसे लेते थे उससे? क्या ये डिक्लेयर जो तरीन जो है नहीं डिक्लेयर करता था या गलत डिक्लेयर करता था, टैक्स उससे बचता था? इट्स मैडनेस। मैं तो हैरान हूं कि वजीउद्दीन जो जस्टिस है वो समझता है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप में अगर एक अमीर फॉलोअर किसी को पैसे दे के साहब मैं आपका फॉलोअर हूं, बिलीव करता हूं और ये मैं आप सेंड करता हूं इसलिए कि मुझे पता है कि आप कोई काम नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते और आपको अपना पैसे खर्चना पड़ता है, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? मुझे बताएं तो सही। यानी अगर कोई आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आपको पैसे देता है हर महीने, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपका ये मानना है कि इसमें करप्शन? इमरान साहब, बात तो वैसे दमदार की है लाल साहब ने, इसमें करप्शन कौन सी हो रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह, जब आपको कोई इतने पैसे देता है 50 लाख रुपए महीना, तो आप सिर्फ ये कह के उसको कबूल कर लें कि मैंने तो करप्शन नहीं की। देखें, पहली बात ये है, मैं तो इसे जायज़ नहीं समझता। मेरे नज़दीक बात यह है कि किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि सिर्फ बगैर किसी गैर मुसद्दका, किसी भी मुसद्दका इतला के और सिर्फ गुमान की बिना पे किसी दूसरे पे ये इल्ज़ाम आयद कर दे कि वो ये करता है। जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो हैं एक जस्टिस है, माहिर कानूनदान है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है तो उनके पास कोई ना कोई ठोस सबूत होगा या होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये बात ठीक नहीं है, उनको इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए अगर उन्होंने अपने तौर से गलत इल्ज़ाम आयद किया। लेकिन मैं ये यहाँ पे सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब से, हिलाली साहब से भी बाद में पूछ लूँगा कि इस सियासत का मूजद कौन है? मुझे आप ये बताएं, इस बात का दें कि किसने इल्ज़ाम लगाया था 35 पंक्चर का और बाद में फिर वो कहा कि नहीं वो तो एक सियासी बयान था? कौन रोजाना कंटेनर पे खड़े होकर इल्ज़ाम लगाता था? कौन शहबाज शरीफ के खिलाफ जब केस हो भी गया तो अदालत में जाके उस पे बयान ही नहीं देता? ये सारी चीजें आप देखेंगी तो आपकी इमरान साहब सियासत में तो हम ये कोई इमरान खान के आने के बाद इल्जामात ही देख रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी और PMLN थे तब भी एक दूसरे पे मैं यही बात कह रहा हूँ ना। बात ये है कि आप अब फवाद चौधरी साहब अगर कहें कि हम मीडिया को नोटिस भिजवा रहे हैं, जरूर भिजवाएं, लेकिन सर जिस वक्त आपके वजीर आज़म साहब, हम सब के वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर उस वक्त के वजीर आज़म के खिलाफ बातें करते थे, उस वक्त वजीर आज़म के ओहदे की गुस्ताखी नहीं होती थी, उस वक्त ये मामला तो नहीं थे।
मामला तब ये तो ये है भी कि कहा गया था गिरेबान से पकड़ के ऐसे ही ऐसे ही उस वक्त तो आप पार्लियामेंट को, पुलिस को, इदारों को पता नहीं क्या क्या कहते थे। मेरा सिर्फ ये नुक्ता ठीक है। नजर है कि आप जस्टिस वजीउद्दीन साहब को आप ये बात कह के इसको ना टाल दें राइट। कि ये तो बात ही ऐसी नहीं है जिसमें बात ना की ठीक जाए, है। आप इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और उसका तरीकाकार यही है कि इसकी तहकीकात भी हो और लॉ के पास जाया जाए और फिर देखा जाए कि कानून इस पर क्या फैसला करता है। अब आपकी तरफ आऊंगी मैं शाखावर साहब, पहले तो ये फरमा दीजिए कि इस केस में आपके नज़दीक बारे सबूत किस पर है? क्या जस्टिस साहब को ये सबूत भी पेश करना होंगे? अगर हत्तक इज्जत का कोई दावा पीटीआई कर रही है तो उन्हें ये सबूत पेश करना होंगे कि ऐसा होता था, और ये करप्शन भी साबित करनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर साहब की। देखिए, बात यह है कि किसी की भी के खिलाफ ऐसी बात करना कि जिससे उसकी रेपुटेशन को डैमेज हो रहा हो और आपके पास सबूत ना हो, इसके लिए तो है, इसीलिए कवानीन बने हुए हैं। इसमें जो पाकिस्तान पीनल कोड है, ताज़ीरात पाकिस्तान, उसका एक बाकायदा चैप्टर है डेफेमेशन का, जो 499 से शुरू होता है और मेरा ख्याल है 510 तक ख़त्म होता है। उसमें यही है कि अगर आप कोई जानते बूझते हुए कि उनके किसी बयान से, उनके किसी अमल से, उनके किसी इशारे से, कनाए से, उनकी पब्लिकेशन से किसी की अगर हैसियत कम होती है और उसका मुआशरे में मुकाम कम होता है और वो जानते बूझते कि वो उसका कोई सबूत नहीं है और वो बिल्कुल एक मतलब हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है। ये एक ज़ाब्ता है पाकिस्तान पीनल कोड में भी। और इसके अलावा भी एक इसके लिए स्पेशल लॉ है, द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002। उसमें भी एक तरीकाकार लिखा हुआ है कि अगर आप बगैर सबूत के किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं जिससे उनकी शोहरत ख़राब होती है, तो उसमें भी उसका सज़ा भी है और जुर्माना भी है। और इसके अलावा एक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट भी है, जो कि 2016 का एक लॉ है, उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात करना कि कवानीन तो मौजूद है शाखावर साहब, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है। हमने तो हमेशा ये देखा है कि दावे तो बहुत अरबों हक के हर जानने के किए जाते हैं सियासतदानों की तरफ से, लेकिन वो कोई खास मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। इसकी क्या वजह है? ये कवानीन क्या कमजोर हैं या फिर कोई और वजूहात है इसकी? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें इस तरह के जो दावे होते हैं जिसमें हद तक इज्जत का दावा हो या हर जाने का दावा हो, किसी को गलत केस में मुलविस करने का हर जाने का दावा हो, उसका तो बिल्कुल आप अगर वेस्ट में और दूसरे ममालिक में देखें तो इसको तो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और कोर्ट्स भी इसको बहुत अहमियत देती है। लेकिन हमारे अदालती निज़ाम में इन मुकदमात को इतना ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती, इनको रूटीन में चलने दिया जाता है। आपने देखा है कि बहुत सारे दावे या इस तरह के जो दावे हैं वो हुकूमती पार्टी के खिलाफ भी हुए हैं, इमरान खान साहब के भी खिलाफ हुए हैं, कई साल से हुए हुए हैं, वो किसी ने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते। इसी तरह इमरान खान साहब ने भी और बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने भी, हमजा शहबाज साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारे अपने मुखालफिन के खिलाफ साल पहले इस तरह के दावे किए हुए हैं, अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ। तो उसकी वजह यह है कि कानून तो मौजूद है, लेकिन या तो अगर इसमें अगर आपने तरजीह देनी है कि इस प्रैक्टिस को हमने ख़त्म करना है और उसकी सज़ा भी देनी है, तो इसके लिए आपको स्पेशल कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी जो कि एक्सक्लूसिवली इन मुकदमात को देखें। अब ये जो जैसे मैंने कहा कि दफ़ा 499 है ताज़ीरात पाकिस्तान की, वो एक मैजिस्ट्रेट के पास जो है उसकी वो कॉग्निजेंस है उसकी, और वो मैजिस्ट्रेट इन केसेस के अलावा दर्जनों और केसेस भी रोज लगे होते हैं, तो वो एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। तो अगर मैं समझता हूं कि उसको ज्यादा मुअस्सर बनाना है तो इसके लिए एक्सक्लूसिवली जो है वो कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ इन मुकदमात को देखें और उस पर जजा और सजा का जो है तयन करें। शाह साहब, आपकी तजवीज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा एक तालिब इल्म की हैसियत से कि क्या हमको हर शोबे में इंसाफ के लिए एक्सक्लूसिव कोर्ट्स ही बनाना पड़ेंगी? दहशत गर्दी के लिए अलग कोर्ट हो, खवातीन के खिलाफ जराइम के लिए अलग कोर्ट हो, बैंकिंग के लिए अलग कोर्ट हो, एहतसाब की अलग कोर्ट हो, हित्तक इज्जत की अलग कोर्ट हो, तो फिर हम आप नहीं समझते कि कोर्टों की एक कमेटी बना लें जो कोर्ट ही कोर्ट हो, हर तरफ इंसाफ कहीं ना हो? देखिए, क्यों ना बनाएं। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि ये तो आप स्पेशल कोर्ट्स को छोड़ दें आप, क्योंकि एक लॉ है उसमें एक ज्यूरिसडिक्शन आपने एक स्पेशल
नोटिफाइड जज को दी हुई है। तो मैं उस तनाजुर से बात करता हूं कि वो फिर एक पे तवज्जो नहीं देते कि वो एक वक्त में 5-6 जुरिस्डिक्शंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी स्पेशलाइज्ड बेंचेस होने चाहिए। मसलन एक 3 रुकनी बेंच है, इसमें 2 जजेस ऑनरेबल ऐसे हैं जिन्होंने क्रिमिनल साइड पे ज्यादा वक्त काम किया हुआ है, एक कॉर्पोरेट के बैठे हुए हैं, मैटर कॉर्पोरेट का है, तो वो डील एक ऑनरेबल जज ने करना है, दूसरों ने सिर्फ उस पर साइन करने हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हर इदारे के या हर लेवल के ऊपर अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड कोर्ट जरूर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि स्पेशल कोर्ट हो, लेकिन स्पेशलाइज्ड हो। और मसलन जैसे फैमिली केसेस हैं, फैमिली केसेस जो है वो जज फैमिली कोर्ट एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करे, वो मैजिस्ट्रियल पावर्स इस्तेमाल ना करे, वो साथ साथ रेंट कंट्रोलर भी ना हो, साथ साथ सिविल केसेस भी ना देखे। तो इसलिए एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन जब आप देंगे तो उस फील्ड में जो केसेस हैं उनके ज्यादा जल्दी फैसले होंगे। अच्छा, हिलाली साहब भी कुछ बात करना। जी हिलाली साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सही कहा, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव है मेरे लिए, जो मुझे ये नहीं पता था। मैं आपसे, मेरा सवाल एक्चुअली इस लिहाज कुछ और है, वो ये है कि अगर वो जहांगीर तरीन तो डिनाई किया है, तो अब इंटरेस्टिंग होगा कि अगर कोर्ट पे जाए तो वो क्या प्रूफ ला के देंगे उसको, वो क्या कहेंगे, क्या लिखा होगा किचन एक्सपेंसेस एक चेक पे, और अगर एक डोनेशन दे दिया तो उसका मतलब फॉर यूज एज अप्रोप्रिएट, उसका मतलब है कि ये समझा जाएगा कि ये है। इट डजंट मेक सेंस। और एक जज को जो बड़ा रिस्पेक्टेड जज था, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, हाउ डज इट, ये कैसे कह सकते हैं आप कि ये एक पॉलिटिकल लीडर के लिए उसकी बेइज्जती है कि अगर कोई आदमी उसको पैसे देता है, बेशक उसके किचन के लिए हो। बल्कि इसको अगर यूं पुट कर लेना कि ये खुददारी के मामले पे तो सवाल हो सकता है, लेकिन ईमानदारी के मामले पे कैसे हो सकता है? अच्छा हिलाली साहब, वैसे लाइटर नोट, आजकल जैसे वीडियोस का दौर चल रहा है, तो ये ना हो कि जस्टिस वजीद साहब भी को वीडियो पेश कर देंगे जिसमें वो पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे शाह खावर साहब आप जल्दी से इसको यूं वाइंड अप कर दें। गोश्त खरीद रहा है। शाह खावर साहब जल्दी से इसको वाइंड अप कर दें। इस केस में कितना दम लग रहा है आपको? जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने जो इल्जामात लगाए, ये प्रूव हो सकते हैं क्या? देखिए, बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि जो इल्ज़ाम लगाता है बारे सबूत उसके ऊपर होता है, एक्सक्लूसिवली उसके ऊपर होता है। और उन्होंने लगाया भी इल्ज़ाम जो है वो एक मुल्क के वज़ीर आज़म है और एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके वो हेड हैं। तो उनके खिलाफ कोई भी बात करने से पहले बड़ी, और इस तरह का इल्ज़ाम लगाने से पहले, एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, चले उसको छोड़ दें, तो इस तरह उसको बड़ा सोच समझ के और बड़ी जिम्मेदारी से देना चाहिए। और अगर आप बयान दे रहे हैं तो आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि कल अगर आपके खिलाफ अगर केस होता है तो उसको आप साबित भी कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब को बड़ा केयर से काम करना चाहिए था, लेकिन अगर वो उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई हो रही है तो वो ठीक है, वो पीटीआई का और इमरान खान साहब का हक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चूंकि अभी इसमें आपका टाइम आपके पास कम है, लेकिन मैं इस पर भी रोशनी डालता कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान भी एक डोनेशंस का और मेंबरशिप फी कलेक्ट करने का एक लीगल तरीका होता है, और उसमें आप पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बहुत सारे अखराजात जो कि पार्टी के या पॉलिटिकल एक्टिविटीज के उस पर कर रहे होते हैं तो वो उसमें से खर्च भी कर सकते हैं। वो एक पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, उस पर एक बड़ी तफसील से बात हो सकती है, वो किसी और प्रोग्राम में करेंगे। ठीक, चलिए, ये इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बताया। शाह खावर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया आज के शो के लिए। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अगेन वही बात है कि देखते ये है कि ये मामला भी अदालत तो चला जाएगा, लेकिन फिर उसमें से निकलता क्या है। आने वाले दिनों में इसका भी फैसला हो जाएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, उनकी कुछ तारीफ़ की गई है, कुछ एतराफ़ किया गया है कि जी बिल्कुल क्या पाकिस्तान के फाटफ से इसकी ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो सकते हैं इस तनाजुर में। इस पर ख़ास तौर पर बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका की जानिब से दहशत गर्दी पर किए गए जो इक़दामात हैं उनका
एक जायज़ा रिपोर्ट का इजरा किया गया है और उसमें उसने एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान की काविशों को कि पाकिस्तान ने बिल्कुल माली मुआवनत भी दहशतगर्दों की रोकी है। इसके साथ साथ फैटफ ने जो इकदाम कहे थे उस पर भी पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिवली, बड़ा तेज़ी से काम किया है। पाकिस्तान की कोशिशों का ये एतराफ़ तो किया है, लेकिन क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से भी निकल पाएगा या नहीं, और पाकिस्तान के और यूएस के जो रिलेशनशिप हैं उनमें हम कहाँ देखेंगे कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है, इस पर बात करते हैं। पहले लाली साहब की तरफ जाते हुए, लाली साहब कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका का ये एक्नॉलेज करना? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये आदमी ब्लिंकन, इसका देखिए अप्रोच कितना वन साइडेड और मैं कह सकता हूँ ब्लिंकर्ड है। सोचिए तो सही, उसने कहा है कि हाँ हमें पता है टीटीपी और बीएलए और दाइश पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते थे, मगर उसने ये नहीं कहा कि टीटीटी और बीएलए का जो एक्शन था वो फाइनेंस माने पैसे उसके लिए और प्लानिंग उसके लिए और हथियार उसके लिए रॉ और एनडीएस जो गनी का सीक्रेट एजेंसी था उससे आता था। या अगर दाइश पाकिस्तान के खिलाफ आती थी तो वो तो सीआईए मशहूर है कि उन्होंने दाइश को अफगानिस्तान लाया और दाइश के थ्रू वो काम करवाते थे। तो जब ये आपकी तारीफ कह रहा है कि उनकी अटैक्स होते हैं, मगर ये नहीं कह रहा है कि वो अटैक्स कौन फंड कर रहा है, इसलिए कि हिंदुस्तान उसका बहुत जिगरी दोस्त है इसलिए, और सीआईए तो उनका अपना एक एजेंसी है। अच्छा, साथ साथ वो कहता है अभी कंप्लेन कर रहे हो मगर देखिए हक्कानी के साथ उनकी दोस्ती है। वाह, अरे यार आपने तो हक्कानी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, अगर वो एक टेररिस्ट है तो फिर क्यों साइन किया उसके साथ? और टीटीए तो सबसे बड़ा टेररिस्ट था, उसके साथ आप 20 साल लड़े हैं मगर विदाउट टेकिंग हिम ऑफ टेररिस्ट आपने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। वो तो एक टेरर ग्रुप है और लीगली आज तक शायद आपके कानून में टेरर ग्रुप है। आप यू हैव नो कंसिस्टेंसी अमेरिका। आप ये भी भूल जाते हैं कि जब आप अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया था 150,000 ट्रूप से और पता नहीं फिर आस्ते आस्ते कितने हुए, मगर वो 20 साल में कितने साल आपने टीटीपी को पनाह दिया था 2012 से लेके आज तक 2021 तक, और बीएलए को वो तो आज भी लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान, और आप अभी तक उनको इनफॉर्मली मदद कर रहे हैं। नहीं तो मैं मुझे बताएं बीएलए का जो लीडर है वो जिनीवा में बैठा है, मिसराटी चलाता है और अपने भाई को रिसीव करता है जिनीवा एयरपोर्ट पे। उसके पास पैसे किधर आए जिनीवा में ठहरने के लिए? क्या वो 9 से 5 तक कोई कंप्यूटर पे काम करता है? कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं रही है अमेरिका के पास, कोई मॉरल अथॉरिटी, मगर हाँ उनकी ताकत है, उन लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं और जब तक उनको सूट करता है हमें ग्रे लिस्ट पे। तो फाइनली आपको लग रहा है कि वो पाकिस्तान को कुछ फेवर दे सकते हैं इस बारे में? ऑफ कोर्स दे कैन, फेवर अच्छा। नहीं, फेवर मैं कहता हूं उनको हम कहना चाहिए कि देखो हमारे दो जासूस हैं, एक तुम्हारा अफरीदी है, वो तुम्हारा जासूस है, हम उसको पकड़ें, और एक दूसरा है एक पाकिस्तानी आदमी जो आपको बताया था कि उसामा बिन लादेन को कैसे आप पकड़ सकते हैं, उसने हमें नहीं बताया, आपको बताया, तो वो हमें दे दें, वो हमारा गद्दार है और आपका गद्दार हम वापस कर देते हैं। आपको कोई ऐसी डील वील करे उनके साथ क्या? मैंने वैसे वो फैटफ के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा था, लेकिन इमरान साहब पहले आपका कमेंट लूंगी इस पर। कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका का ये एक्नॉलेज करना, और आप समझते हैं कि फैटफ से ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल सकता है अगर अमेरिका जो एक जाहिर है पावरफुल स्ट्रॉन्ग अपना वोट रखता है, तो वो इस चीज़ में अगर हमारे साथ होगा? पहली बात तो ये है कि इसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान ने फैटफ से निकलने के लिए जो इकदाम करने थे वो पूरी तरह से उन पर अमल नहीं किया। तो इसी रिपोर्ट को, हाँ जी, अगर आप इस रिपोर्ट पे ही चली जाएं तो वो रिपोर्ट चीख चीख के बता रही है कि आपको अभी फैटफ से निकालने का उनका कोई इरादा नहीं है, ये तो आप ग्रे लिस्ट में रहेंगे। दूसरी बात ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना, मुझे तो वो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो सास और बहू होती हैं उस वाले ताल्लुकात हैं, जो मोहब्बत और खुलूस की बजाय अपनी ज़ाती फ़ायदे और पसंद नापसंद की बुनियाद पर होते हैं। सास जो है वो बहू को अपने बेटे की मोहब्बत की वजह से छोड़ भी नहीं सकती,
और ना ही वो उससे बहू होने की वजह से प्यार करती कुछ है। एक्सेप्शनल हाँ, केसेस भी होते हैं वैसे। नहीं, बात तो अक्सरियत की ठीक होती है। है ना। बात ये है कि अब जो अमेरिका है उसका और पाकिस्तान का इसी तरह का लव एंड हेट वाला रिलेशन है। अमेरिका देखें पाकिस्तान का उस तरह का दोस्त है जिसको अपना फ़ायदा पहले अजीज़ होता है और पाकिस्तान का बाद में। आज तक मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें उसने सिर्फ पाकिस्तान के फायदे के लिए आपको सपोर्ट किया। हर मुल्क की शायद स्ट्रेटजी यही होती है इमरान साहब, हर मुल्क अपना फायदा पहले देखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर अमेरिका ने आपकी तारीफ की है तो आप देखें कि पिछले कितने अरसे से वो आपके बारे में कितनी सख्त बातें कर रहा था। तो वो ये भी ज़रूरी होता है कि सख्त बातें करते करते एक आध तारीफ भी कर दी जाए ताकि आपको कहा अच्छा बच्चू देखा हमने तुम्हारी तारीफ भी की है, तुम तो बड़े अच्छे हो, थोड़ा सा दिल भी रख लिया जाए। और बाद में फिर आपको उसी तरह से खींचा लगा दे। तो ये इस तरह की पॉलिसीज हैं। अमेरिका सिर्फ अपने उसे अफगानिस्तान में अभी आपकी ज़रूरत है। अच्छा। जिस दिन आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई उस दिन मुश्किलें बढ़ जाएंगी मज़ीद, और अगर आपकी ज़रूरत उसे मज़ीद महसूस हुई तो आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। राय साहब लास्ट मिनट है, अगर कोई शॉर्ट कमेंट आपको करना है तो कर दीजिए। नहीं, आई थिंक बेसिकली उसने सही किया है। जो वो चाहते हैं वो करेंगे। कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कुछ नहीं है उनके पास। और अफसोस से अब हमें इनसे दूर होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये एक बुरा शादी था, इसकी तलाक जरूरी है और तलाक जेंटलमनी तलाक करके निकले इनके क्लचेस से, नहीं तो ये तो लगे रहेंगे ना हिलाली साहब। जी? उनका वो स्ट्रांग भी है, सुपर पावर है, उनका इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है। बिल्कुल उनसे अगर तलाक ले लेंगे तो वो तो नुकसान पहुंचाएंगे ना हमें। आज तो काश के समीना, आज काश के हम सर्विस में होते। इस वक्त तो मजा है डिप्लोमेसी का कि कैसे उनको दूर करके हम एक और पावर के साथ ना उनके गोद में जाके कूद जाएं, कहें हाय हाय बचाओ, मगर किस तरीके से उनको खींचे और के मजे से उनके साथ इनके साथ जो हमने किया है रिलेशनशिप 40 साल से, उससे कुछ नहीं क्या मिला। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को जाहिर अपने इंटरेस्ट को फर्स्ट रखना होगा और उसके बाद ही देखना होगा कि उसने अपनी खारजा पॉलिसी किस सिमत पर लेकर जानी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।